मैं जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। मेरे पीछे उन क्रीपी रॉबर्ट्स के लोहे के कदमों को सुना जा सकता था। जल्दी करो, बंकर बस पास ही है, चलो। और तभी मेरा पैर एक मेटल रोबो के हाथ में कैद हो गया। सब खत्म हो गया। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया हो। मुझे नींद आने लगी। मुझे बहुत शांति महसूस हुई और उसी पल में अपने मॉम डैड की यादों से भर गई। मैंने उन्हें अभी क्यों याद किया? क्योंकि वे अब जिंदा नहीं थे। वे साइंटिस्ट थे। मेरी मॉम डैड ने मुझे अपनी सारी नॉलेज दी थी और केमिस्ट्री में मेरे टैलेंट को विकसित किया था। मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने अपना सारा खाली समय उनके साथ बिताया था। लेकिन जल्द ही प्लेनेट जंगली चूहों से भर गया। वे लोगों से बिल्कुल नहीं डरते थे और उन पर खुलेआम हमला करते थे। सड़कों पर खुलकर चलना भी मुश्किल हो गया था। मेरी मॉम डैड को चूहों से छुटकारा पाने के निर्देश दिए और मॉम डैड ने एक वायरस विकसित करना शुरू कर दिया जो चूहों को प्रजनन करने की क्षमता से वंचित कर देता। कुछ सफलता मिली, लेकिन आखिरी टेस्ट करते हुए उन्हें लोगों पर होने वाला इसका एक साइड इफेक्ट मिला। संभावना थी कोई भी इन्फेक्टेड औरत अब एक लड़की को जन्म नहीं दे पाएगी। ये मानवता के खत्म होने का कारण बन सकता था। डैड ने इसके बारे में सभी को बताया और विकास को रोकना चाहते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ईविल ने उनकी एक नहीं सुनी और डैड ने मना कर दिया। लेकिन वे जानते थे ये बात प्रेसिडेंट को नहीं रोकेगी और उन्होंने मुझे वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए चुपके से एक बंकर में छिपा दिया। वायरस का यूज किया गया और अगले दिन जब मैं वीडियो लिंक के जरिए मॉम डैड के साथ बात कर रही थी तो प्रेसिडेंट के सर्वेंट उनके पास आए। उसके बाद मेरी आंखों के सामने रॉबर्ट ने मॉम और डैड के एक बीम के साथ टुकड़े कर दिए। सर्वेंट्स ने मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर देखा और प्रेसिडेंट को साइंटिस्ट की जिंदा बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। मैं रो पड़ी। मेरे मॉम डैड चले गए थे, मैं अकेली रह गई थी। मैं इस दुनिया में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मेरे बंकर की जगह निर्धारित नहीं की गई थी। मैं सुरक्षित थी। मेरे पास वे सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। खाने के अलावा मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी। एक स्क्रीन दी थी जहाँ खास खबरें प्रसारित होती थी। मुझे पता चला कि वायरस तुरंत फैल गया था और पहले से चूहों पर सफलतापूर्वक काम कर चुका था। सभी चैनल इस बारे में बात कर रहे थे। धीरे धीरे गुस्से ने मायूसी का रूप ले लिया। मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटकर सोचती रहती कि क्या हुआ था। एक दिन मुझे एक रेगुलर न्यूज रिलीज से पता चला कि वायरस के वही साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में मॉम डैड ने वार्निंग दी थी। पिछले कुछ हफ्तों में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मॉम डैड के पास ऐसी वैक्सीन बनाने का समय नहीं था जो दुनिया को इस वायरस से बचा सके। इस दिन मैं देर रात तक सो नहीं पाई। मैं सोचती रही और उसी समय मैंने अपने लिए फैसला किया कि मैं किसी भी कीमत पर मॉम और डैड का काम पूरा करूंगी। केमिस्ट्री के लिए मेरा प्यार निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। ये फॉर्मूला समझने की कोशिश में कई दिन बिताए, लेकिन हर बार ये पता चला कि कुछ न कुछ गायब था। मैं निराश थी। बंकर में फूड सप्लाईज खत्म होने लगी थी। मुझे पता था मैं बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन पानी के बिना मैं नहीं रह सकती थी। फिर मैंने अपने चेहरे को मास्क से ढका और ध्यान से बंकर से बाहर गली में चली गई। अचानक गली में लगी स्क्रीन्स पर मैंने प्रेसिडेंट के घिनौने चेहरे वाला एक वीडियो दिखा। वह मेरे बारे में बात कर रहा था। क्या? उसने कहा कि वह वायरस पैदा करने वाले मृत साइंटिस्ट की बेटी की तलाश कर रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं हुई थी, जो एक लड़की को जन्म दे सकती थी और मानवता को बचा सकती थी। मेरे सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया था। मैं दंग रह गई। अगर मैं पकड़ी गई तो मैं निश्चित रूप से वैक्सीन नहीं बना पाऊंगी। मैं वापस बंकर की तरफ भागी। अचानक एक रोबोट के लोहे के हाथ ने मुझे पकड़ लिया। लगा जैसे मेरे चेहरे से मास्क उतर गया था। फिर मैं प्रेसिडेंट के हवाले कर दी गई। प्रेसिडेंट ईविल की आवाज से मेरा अपनी यादों से ध्यान हटा। इस बार स्क्रीन पर नहीं थी। मैं एक बड़े ऑफिस में उठी। मैं रॉबर्ट गार्ड्स के एक घेरे से घिरी हुई थी और अभिमानी ईविल दूर नहीं था। रॉबर्ट गार्ड्स ने मुझे पकड़ रखा था और मानवता को बचाने और बच्चे पैदा करने के लिए एक इंक्यूबेटर बनने की जरूरत के बारे में प्रेसिडेंट की स्पीच को मैंने नफरत के साथ सुना। दुनिया को खत्म होने से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। क्या वे मुझे लड़कियों को जन्म देने के लिए मजबूर करने वाला था? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ने मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कहा और जल्दी से चला गया। ऑफिस में थी, रॉबर्ट से घिरी हुई। मैं इसके बारे में सोचूंगी मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन सिर्फ इस बारे में कि यहाँ से कैसे भागूं। हर तरफ देखा। मुझे एक आइडिया आया। मैंने रॉबर्ट से कहा मुझे प्यास लगी है और जब वे दूर हो गया तो मैंने एक कुर्सी पकड़ी और उस पर फेंक दी। मैं तुरंत बाहर निकलने के लिए दौड़ी और अचानक मौत के करीब थी। दाईं ओर केवल एक दरवाजा था और मैं अंदर चली गई। ये एक केमिकल लैब निकली। मैंने एक युवा लड़की को लैब कोट में देखा जिसके सीने पर किसी तरह का साइन वाला बैज था। प्लीज मुझे बचाओ, मैं धीरे से बोली। आदमी ने अजीब तरह से मेरी आंखों में देखा और मुझे अपनी मेज के नीचे जाने के लिए कहा। मैं मुश्किल से नीचे छुपी। तुरंत रॉबर्ट अंदर घुस आए। ने अपने बीम से कमरे को स्कैन किया, लेकिन टेबल से चूक गए क्योंकि उस व्यक्ति ने उस हिस्से को खुद से ब्लॉक कर लिया था। कुछ नहीं मिलने पर रॉबर्ट बाहर चले गए। ही दरवाजा बंद हुआ, उस आदमी ने मुझ पर रेस्पिरेटर गाउन फेंक दिया और जब मैंने उसे पहना तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं। वह मेरी मदद क्यों कर रहा था?
आदमी चुपचाप मुझे पीछे के दरवाजे पर ले गया और अचानक साइंटिस्ट हकलाया, तुम्हारी आंखें तुम्हारी डैड से मिलती हैं, है ना? हैरानी से चौंकी, क्या तुम मेरे मॉम डैड को जानते थे? लेकिन ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। उसका नाम फ्रैंक था। उसने कहा वह मेरी मॉम डैड की लैब में इंटर्न था और फिर उसने जोर से कहा कि मेरी मॉम डैड का मामला तब तक जिंदा है जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अलर्ट थी। वह मुझे बाहर ले गया और फिर मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक पता लिखा था, ये कहते हुए कि अगर मुझे कोई मदद चाहिए तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब खुद हैंडल कर सकती थी। मैंने अपना कैप नीचे खींचा और बंकर की ओर भागी। काम करना जारी रखा। ऐसा लग रहा था एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। फॉर्मूला एकदम सही था, लेकिन प्रैक्टिस में सब्सटेंस बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होते थे। तभी मुझे कुछ सूझा। मुझे एक लेजर कैनन की जरूरत थी, लेकिन ये केवल साइंटिफिक सेंटर में था। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? पूरा दिन सेंटर में जाने का प्लान बनाने की कोशिश में बिताया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। और जैसे ही मैं निराश हो रही थी, मुझे अचानक फ्रैंक की याद आ गई। उसकी पहुंच उस तक थी। इसके बारे में सोचा था। मेरे मॉम डैड के साथ जो हुआ उसके बाद मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी फ्रैंक ने उनके साथ काम किया था और उसने मेरी भागने में मदद की थी। फिर मैं कागज पर लिखे पते पर गई। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या होगा अगर ये एक जाल हुआ तो? वहाँ हर जगह रॉबर्ट थे। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो समझो मैं मरी। फिर दरवाजा खुला। फ्रैंक ने मुझे देखा और फिर उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। बाजी के रास्ते में ही मैंने जोर से कहा कि मुझे किसी जरूरी चीज के लिए लेजर कैनन चाहिए। ये मेरे मॉम डैड के बारे में है, मैंने नीचे देखते हुए कहा। फिर फ्रैंक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि अगर तुम्हें कैनन लेनी है तो हमें अभी जाना होगा। हम बारिश में भीगते हुए कुछ बस्तियों में गए। फ्रैंक टूटे फूटे घर के दरवाजे पर गया, लेकिन उसने घंटी बजाने की बजाय एक धुन बजाई। दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक पुराने लिबास में एक आदमी था। उसके सीने पर 20 साइन के साथ एक बैच था, ठीक वैसे ही जैसे फ्रैंक के पास था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। और इसके बाद मुझे याद आया, मैंने अपनी मॉम डैड से साइंटिस्ट की एक अंडरग्राउंड सोसाइटी के बारे में सुना था जो प्रेसिडेंट के खिलाफ थी। ये उनका प्रतीक था। आदमी हमें घर के रहने वाले कमरे में ले गया जो एक लैब में परिवर्तित था, जिसके बीचों बीच एक होममेड लेजर कैनन खड़ी थी। फिर मैंने कमरे में अन्य लोगों को देखा। वाओ, ये कितने सारे थे। मैं उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन फ्रैंक ने कहा हमें ट्रैक किया जा सकता है, हमें चलना चाहिए। हमने कैनन ले ली और ध्यान से लगातार चारों तरफ निगरानी रखते हुए उसके घर गए। जब मैंने स्क्रीन पर अपना चेहरा और इनाम की रकम देखी तो अंदर कुछ जम गया। फ्रैंक को ये समझ में आ गया और उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। गुड बाय कह रहे थे जब फ्रैंक ने कहा वह जानता है मुझे कैनन की जरूरत क्यों है। ऐसा लग रहा था मैंने वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत तरक्की कर ली है। उसके इस सवाल से मैं हैरान थी। तुम कैसे जानते हो? फ्रैंक ने कहा वह सीक्रेटली खुद एक वैक्सीन तैयार कर रहा था। और अचानक उसने धीरे से सुझाव दिया कि क्या मैं उसकी होम लैब में काम करना जारी रखना चाहूंगी। मैं फिर हिचकिचाई, लेकिन ये देखते हुए कि फ्रैंक पहले ही कई बार मेरी मदद कर चुका है, मैं सहमत हो गई। हम अब सहयोगी थे। ये सोचकर मुझे कितना अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम फ्रैंक के घर पहुँचे, हम सीधे काम पर चले गए। हमने खबरों में सुना कि प्रेसिडेंट ईविल ने सर्च रोबोट की सेना और मेरे सिर पर इनाम बढ़ा दिया था। इतनी जल्दी हो सके वैक्सीन बनाना जरूरी था, लेकिन किसी कारण से लेजर कैनन ने फॉर्मूले में मदद नहीं की। हमने पूरी रात काम किया और मुझे नींद आ रही थी जब फ्रैंक की चीख से मैं चौंक गई। क्या हुआ? फ्रैंक ने तुरंत कहा कि सब्सटेंस आखिरकार एक साथ आ गए थे, लेकिन उसने ये भी कहा कि मेरे फॉर्मूले में कुछ कमी थी। डोंट हेसिटेट कहो। लेकिन फिर फ्रैंक थोड़ा हिचकिचाया और कहा कि वैक्सीन को फाइनलाइज करने के लिए हमें अपने डीएनए को मिलाना होगा, एक आदमी और एक औरत का डीएनए। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन फ्रैंक ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि हम जरूर सफल होंगे। ये आखिरी कोशिश है, हम अब रुक नहीं सकते। मैंने उसकी आंखों में देखा और सहमत हुई। हाँ फ्रैंक, चलो ऐसा करते हैं और मेरे मॉम डैड की याद में दुनिया को बचाते हैं। वह सारे डिवाइसेस लगा रहा था। मुझे अपने लिए जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अब सब कुछ तैयार था। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी और मेरी उंगली से ब्लड निकालने के लिए फ्रैंक ने केवल मेरे हाथ को कसकर दबाया। हमने अपनी ब्लड की बूंदों को एक टेस्ट ट्यूब में डाला और उस पर लेजर की किरणें डाली। उसी समय कमरे में एक तेज चमकीली रोशनी उठी। जब मेरी आंखें फिर से रोशनी में देखने लायक हुई तो मैंने फ्रैंक को मुस्कुराते हुए देखा। ये काम कर गया था। इसे जाने बिना मैंने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। हमने दुनिया को बचा लिया फ्रैंक। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और प्रेसिडेंट रोबोट की झुंड के साथ दिखाई दिया। उन्होंने मेरी कलाइयों पर पहले से ही हथकड़ी लगा दी थी और फिर प्रेसिडेंट फ्रैंक की ओर मुड़ा और उस अच्छे काम के लिए बधाई दी। क्या? प्रेसिडेंट ने कहा कि फ्रैंक ने सही काम किया। मैं किस बारे में बात कर रहा था? ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। तो फ्रैंक इस समय प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन अचानक फ्रैंक ने कहा इसे खत्म करने का समय आ गया है और लेजर कैनन की ओर दौड़ा और एक सेकंड में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं बेहोश हो गई।
मैं फ्रैंक की बाहों में जागी और वह मुझे बाहर ले गया। मुझे जाने दो, यू ट्रेटर, मैंने चीख कर कहा, लेकिन उसने मुझे बस गले लगाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फ्रैंक ने शांत होकर कहा कि पहले तो उसने खुद वैक्सीन बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे एक खतरनाक दोहरे खेल में शामिल होना पड़ा। इविल के लिए काम करना और कुलीग्स के साथ सहयोग करना, लेकिन वैक्सीन काम नहीं आई। और जब वह मुझसे मिला और हमने वैक्सीन पर साथ काम करना जारी रखा, तो उसने महसूस किया कि अभी भी से पानी का एक घटनाओं के बाद प्रेसिडेंट इविल ने खुद को दुनिया का उद्धार करने वाला होने का दावा किया, लेकिन फ्रैंक और मुझे बस हीरो का टाइटल दिया गया था। हमारी मदद से अंडरग्राउंड साइंटिस्ट को अब सताया नहीं गया था और वे आखिरकार अपनी बस्तियों से बाहर निकले थे। उनमें से कुछ ने तो हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लगवाने में मदद करना शुरू कर दिया। औरतें फिर से लड़कियों को जन्म देने लगी। मानवता जिंदा रहेगी। और फ्रैंक और मैंने शादी कर ली। वैसे अब हमारा डीएनए न केवल वैक्सीन में मिल गया है, बल्कि जल्द ही हमारी एक बेटी होगी। मैंने महसूस किया विश्वास सबसे कीमती दौलत है। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैंने न केवल दुनिया को बचाया, बल्कि एक प्यार करने वाला परिवार भी पाया। हाय, मेरा नाम जोई है और मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम समाज में बैठ ही नहीं पाते ढंग से, कि तुम्हारा सब मजाक उड़ाते हैं या तुमसे कई बार घबराते भी हैं? तुम जैसे दिखते हो इस वजह से अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम पर दबाव डाले तो तुम क्या करोगे? ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कि कैसे मैंने एक बदसूरत चेहरे के साथ जीना सीखा। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि तुम कैसे दिखते हो उससे कितना फर्क पड़ता है, खासकर तब जब तुम्हें खुद को अपनी शक्ल पसंद है। हर रोज लोग मेरे चेहरे की तारीफ करते थे। मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप हमेशा इस बारे में बड़ा खुश होते थे, क्योंकि मेरी माँ मेकअप आर्टिस्ट थी और मेरे पापा प्लास्टिक सर्जन। और इतने दो लोग जो खूबसूरती पर काम करे, उनका तो बच्चा प्यारा होना ही था। मैं स्कूल में चीयर लीडिंग किया करती थी, सबसे अच्छी लड़कियों में से थी, सब मुझे जानते थे। मैं स्कूल की प्रेसिडेंट भी बनने के लिए लड़ी। मेरा एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था, डेविड। सारी लड़कियां मेरे जैसा बनना चाहते थे और मुझे बड़ा मजा आता था। मेरी लाइफ किसी कहानी की तरह ही थी, पर उस दिन के बाद सब बदल गया। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आ रही थी गाड़ी में। एक दिन हम बातें कर रहे थे, पर सड़क पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं सीट बेल्ट भी नहीं पहनती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या ही होगा। पर अचानक से एक गाड़ी हमारी तरफ उड़ती उड़ती आई और डेविड अपनी गाड़ी काबू नहीं कर पाया। अचानक से मैं सड़क की तरफ उड़ती हुई गई। मेरे हाथ, मेरे मुंह, हर जगह कांच से कट गई थी मैं। क्या तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो तुम समझ सकते हो मैं किस तरह के शौक में थी। मुझे कुछ ज्यादा याद भी नहीं। मेरे चेहरे को ठीक होने में 1 महीना लगा। मेरे सर पर सारा समय पट्टियां बंधी रहती थी। मुझे रोज बहुत दर्द होता था और हर रोज मैं बस इससे बाहर निकलना चाहती थी। मुझे ये दर्द ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ का सबसे बुरी चीज है ये। पर ऐसा सिर्फ तब तक लगा जब तक पट्टियां नहीं हटी। एक्सीडेंट के बाद पहली बार जब पट्टियां हटी तो मैंने अपना चेहरा देखा और मैं दंग रह गई। मेरे चेहरे पर इतने निशान थे, वो कांच के कटने की वजह से इतने निशान, जैसे किसी ने मुझे चाकू ही मार दिया हो और अब मेरी स्किन बस किसी भी तरह से जोड़ दी हो। हर जगह निशान, ना कोई रंग, बिल्कुल भी स्मूथ स्किन नहीं थी, जलने के निशान। अब मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मेरा नाक तक अलग था। क्या ये सच में मैं थी? अब सिर्फ एक बुर्का मुझे बचा सकता था। मुझे खुद जैसा महसूस भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हॉरर मूवी से निकल कर आ गई हूँ। यहाँ तक कि मेरी आंखें तक अजीब लगने लगी थी और मेरी आईब्रोज भी। मुझ में मेरे जैसी कोई बात नहीं रही थी अब, और खूबसूरती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं घर पहुंची तो मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और कई दिन तक बाहर ही नहीं निकली। ना मैं खाना चाहती थी, ना पीना चाहती थी। मैंने अपने कमरे के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं खुद को देख ही नहीं पाती थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी और मुझे बहुत गंदा महसूस होता था। मेरे मुंह पर जलता भी था जब मैं रोती थी। मेरा खूबसूरत चेहरा अब ऐसा हो चुका था और अब मुझे इसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी थी। मेरे माँ बाप ने मेरा साथ देने की कोशिश करी। हम बार बार हॉस्पिटल जाते थे देखने के लिए कि कोई तकलीफ तो नहीं है, और हम इसके बारे में जितनी कम बात हो सके उतनी कम करते थे। एक दिन मैंने पापा को फोन पर बात करते हुए सुना किसी डॉक्टर से। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं अब और नहीं सह पा रही थी तो मैं भागकर उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वो मेरे चेहरे के साथ कुछ कर सकते हैं। मेरे पापा ने मुझे वादा किया कि वो मेरा चेहरा नॉर्मल करने के लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे।
मेरे पापा एक सर्जन को जानते थे जो शायद मेरी मदद कर सकता था। मुझे यकीन होने लग गया कि शायद मैं बेहतर हो जाऊंगी और वापस शीशा देखना पसंद भी करूंगी। पर चेकअप के बाद मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। डॉक्टर ने कहा अब मेरे चेहरे पर छोटी सी छोटी सर्जरी भी नहीं करी जा सकती क्योंकि इतनी बुरी हालत थी मेरे चेहरे की, और अगर सर्जरी करते तो और गड़बड़ हो जाती। मेरी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी और अब मुझे जल्द स्कूल वापस जाना था। ये एक बहुत ही बुरे सपने जैसा था। मैं स्कूल में लड़कियों को अपने आप से डरते हुए देखने लगी थी। वो मेरे लिए अजीब अजीब से नाम बनाने लगे थे। जब मैं घर पर थी सिर्फ मेरे माँ बाप ने मुझे देखा था। अब हजारों आंखें मुझे देखेंगी। जब वो दिन आया मैं चाहती थी कि बस मैं वही धरती में समा जाऊं और मुझे कोई ना देखे। जैसे ही मैंने स्कूल का दरवाजा खोला मुझे एहसास हुआ कि अब मैं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखूंगी। मेरी पॉपुलैरिटी जा चुकी थी। डेविड ने मुझसे दोबारा कभी बात भी नहीं करी। मेरे दोस्त सपोर्ट तो करते थे पर मेरी पीठ पीछे हंसते थे और एक अजीब सा नाम बुलाते थे, फ्रेडी। पता नहीं क्यों मैं लॉकर्स के पीछे कोने में जाकर रोने लगती थी और एक लड़की जिसका मैं ही मजाक उड़ाया करती थी मेरे पास आई और उसने मुझे संभाला। मैं नहीं सोच सकती थी कि वो ऐसा करेगी, तो मैंने उसे धक्का दे दिया और वहां से भाग गई। हर दिन बहुत मुश्किल था। मैं बहुत मेकअप करने की कोशिश करती थी पर उससे कोई फायदा नहीं होता था। मेरा चेहरा किसी भी तरह से छुप नहीं सकता था। मैंने अपने चेहरे पर अपने बाल आगे करने शुरू कर दिए, एक हुडी पहननी शुरू कर दी और नीचे झुककर चलना शुरू कर दिया, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सब मुझे देखते थे, हंसते थे, मुझे अजीब अजीब नाम बुलाते थे, पर वो लड़की वो हमेशा मेरा साथ देती थी और देखते ही देखते हम बातें करने लगे। उसका नाम सैली था। मैं नहीं जानती थी वो ये सब क्यों कर रही है, पर उसी के कारण मैं दोबारा मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। मैं आसपास के लोगों पर ध्यान देना कम कर दिया। क्या तुम पर स्कूल में लोग हंसते थे? तुम्हें पता ही होगा कैसा महसूस होता है। मैंने कोशिश करी कि अब अपनी जिंदगी यूं ही जीनी शुरू कर दूं। मेरे आसपास के लोगों को भी मेरी शक्ल की आदत से होने लग गई थी, तो मेरे लिए आसानी हो रही थी। पर जल्द ही सब फिर से बिगड़ गया। मुझे चीयरलीडिंग टीम से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा लोग मुझे देखकर डरते हैं और फुटबॉल टीम के लड़के भी नहीं चाहते कि मैं वहां डांस करूं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 2 साल से चीयरलीडिंग कर रही थी और ऐसे अचानक से मुझे निकाल दिया। मैं बहुत निराश हो गई थी। उसी दिन मुझे स्कूल के प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़ने से भी मना कर दिया गया। जैसे ही मुझे ये एहसास होने लगा था कि अब मैं ऐसे ही जीने वाली हूँ और मैं कोशिश करने लगी थी, अचानक से मेरे साथ ये सब हो गया। ये सरासर नाइंसाफी थी, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैंने कुछ भी करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे किसी का साथ मिलता ही नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया लोगों से बातें करना और उन पर भरोसा करना, तो मैं डिप्रेस्ड होने लग गई। मैंने स्कूल मिस करना शुरू कर दिया, अपने कमरे में ज्यादा रहने लगी। तभी एक दिन मेरे दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई और एक कोरियर का लिफाफा आया। मैंने साइन करके वो ले दिया और उसे खोलने लगी। मैं नहीं जानती थी वो क्या है। जब मैंने देखा मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो एक दवाई थी मेरे जैसे चेहरे वालों के लिए। मैं बहुत खुश थी। मैंने अचानक से उसे निकालकर अपने पूरे मुंह पर लगा लिया। मुझे लगा इससे तो मेरा चेहरा बेहतर हो ही जाएगा। जब मेरे पापा आए मैंने उन्हें गले लगाया। मैं बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे अचानक से समझाया कि ये दवाई शायद ही काम करेगी और मुझे अपनी उम्मीदें नीचे ही रखनी चाहिए। ये सुनकर मैं फिर से निराश हो गई। क्या मैं हमेशा बदसूरत रहने वाली थी? मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और एक शीशे के पास गई। मैं बहुत रोई। मैंने एक कैंची पकड़ी और अपने सारे बाल काट दिए। मैंने फैसला किया कि अगर मैं ऐसी ही लगने वाली थी, कम से कम ढंग से तो लगूं। मैंने अपने कमरे में एक काले और लाल रंग की टी शर्ट ढूंढी, काली पैंट ढूंढी, टोपी ढूंढी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वैसे लगूं जैसे लोग मुझे नाम बुलाते थे, और अब मैं तैयार थी। जब मैंने स्कूल का दरवाजा खोला तो सब मुझे देखने लग गए। मैं बेकार लग रही थी, पर वो इस वजह से मुझे नहीं देख रहे थे। मैं इलेक्शन काउंटर की तरफ गई तो वहां मुझे मेरा नाम दिखाई दिया और उसके पीछे खड़ी थी सैली। वो मेरे लिए चीख चीख कर बढ़ावा दे रही थी। मुझे लगा सब मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं अचानक से सारे पोस्टर उतारकर फाड़ने लग गई और फेंकने लग गई। सैली ने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैंने उसे धक्का मारा और रोते हुए भाग गई। सब मुझे ही देख रहे थे। वो भागकर मेरे पास आई और उसने मुझे शांत किया।
उसने मुझे समझाया कि इतने समय से वो प्रिंसिपल से यही कोशिश कर रही थी मनाने की कि मैं भी इलेक्शन लड़ पाऊं। प्रिंसिपल भी गुस्सा था ये सुन के कि मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। तो जिस चीज ने भी मेरे को बैन कराया था, प्रिंसिपल ने उनको ही बैन करा दिया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लोग मेरा साथ दे रहे थे। अब समय बीत गया है और 2 दिन पहले इलेक्शन खत्म हुए। मेरी बुद्धि और सैली की मेहनत की वजह से मैं प्रेसिडेंट बन गई और काफी समय के बाद मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर बात करने से मुझे अपने बारे में बेहतर महसूस भी होने लगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मैं खुश थी कि मैं उसमें हिस्सा ले पाई और अब कुछ कर सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा ना सोचूं। हाय, मेरा नाम लीसा है। क्या तुमने कभी दिल से किसी से नफरत की है? अगर हाँ, तो क्या वो तुम्हारे पापा थे? मुझे 10 साल लगे अपने पापा को माफ करने के लिए और फिर वो नहीं रहे। आज मैं 18 साल की हो गई और मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं 6 साल की थी जब मैं स्कूल जाना शुरू हुई। सब अच्छा था। मैं जानती हूँ कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, पर मैं गई। मेरे पापा मुझे छोड़ते थे स्कूल और वहां से लेने भी आते थे, और मम्मा मेरे लिए खाना बनाती थी। स्कूल के बाद मैं चीयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए जाती थी, पर मेरी माँ को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगता था ये बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा और मेरे पापा का सीक्रेट था। पापा मम्मा से कह देते थे कि हम मूवी देखने गए हैं, ताकि मम्मा को पता ना चले। पापा ये यकीन करते थे कि मैं आगे जाकर कुछ बड़ा करूंगी, और मैं छुप छुप कर प्रैक्टिस करती रहती थी। मेरे 7वें जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे पॉम्पॉम्स दिए। मुझे माँ को सफाई देनी पड़ी। पहले तो वो गुस्सा हुई, पर जब मैंने उन्हें अपनी तैयारी दिखाई तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें ना बताकर अच्छा ही किया था। हम एक सुखी परिवार थे, खुश रहते थे। पर फिर सब बदल गया अचानक ही। पापा घर देर से आने लगे और सारा टाइम उदास से रहते थे, और माँ और पापा अलग अलग कमरे में भी सोने लग गए। वो दोनों लड़ते नहीं थे, पर आपस में हंसते भी नहीं थे, गले नहीं मिलते थे, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। मेरा 8वां जन्मदिन आ रहा था और मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि पापा मुझे और मेरी माँ को बिल्कुल पहले की तरह प्यार करें। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले पापा मुझे स्कूल से लेने आने वाले थे, पर वो आए ही नहीं। मैंने उनकी 1 घंटे तक इंतजार करी, पर फिर घर अकेली चली गई। और जब मैं घर पहुंची तो मैंने उन्हें देखा। मेरे सामने ही वो किसी और औरत के साथ चलते हुए जा रहे थे। वो रुकी और उन्होंने उसे किस किया और एक गले भी लगाया, और फिर वो चली गई। पापा ने मुझे नहीं देखा, पर मैंने ये सब देख लिया। अचानक से जैसे मुझे सब समझ आ गया। पापा हमसे झूठ बोल रहे थे। उन्हें कोई और औरत पसंद थी और वो ये बात हमसे छुपा रहे थे। मैं भागकर उनके पास गई और उन्होंने कहा कि वो एक धोखेबाज हैं, और घर चली गई। मैं बहुत निराश थी। घर पहुंचकर मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश करी और बताया कि उन दोनों ने थोड़ा समय पहले फैसला कर लिया था अलग होने का। वो दोनों बिल्कुल नहीं लड़े, बस यूं ही एक दूसरे को मान गए। वो बताना चाहते थे मुझे, पर मेरे जन्मदिन के बाद की इंतजार कर रहे थे, ताकि मैं उस दिन उदास ना हो। मेरे पापा मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़ गए। मैं ये बात अपनाना ही नहीं चाहती थी। मैं नहीं समझ पा रही थी। अगले दिन मेरा 8वां जन्मदिन था। पापा ने मेरे लिए एक तोहफा लिया था, पर मैंने उसे साइड पर फेंक दिया। मैंने उन्हें कहा कि अगर उन्हें हमारे साथ नहीं रहना था तो वो चले जाएं और दोबारा कभी मुड़कर ना आए, क्योंकि हमें भी किसी धोखेबाज के साथ रहने का कोई शौक नहीं था। पापा कुछ कहना चाहते थे, पर मैं अपने कमरे में चली गई फिर से और दरवाजा बंद कर लिया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि मैं बहुत निराश थी कि मेरे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया था, हमें झूठ कहा और हमें छोड़ने का फैसला कर दिया कि कोई और औरत उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गई। कुछ समय बाद मेरा दुख गुस्से में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे दोबारा कभी बात नहीं करना चाहती और उन्हें माफ भी नहीं करना चाहती। मुझे पता होता था कि कब पापा मुझसे मिलने घर आने वाले हैं शाम को, पर मैं अपने कमरे में भाग जाती थी और अपना दरवाजा बंद कर देती थी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया, बस कभी कभी फोन कर लेते थे। मेरी माँ मुझे हमेशा बताती थी जब उनका फोन है, पर मैं मना कर देती थी बात करने से। जब मैं 9 साल की होने वाली थी तो पापा दोबारा आए, और मैंने माँ को कह दिया कि अगर वो दोबारा हमारे घर पर आए तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। मैंने उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा। वो जा चुके थे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए, और मैं शांत हो गई थी। मैं चीयरलीडिंग प्रैक्टिस पर जाती रहती थी। मैं बहुत अच्छा कर रही थी और अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए भी किया करती थी। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक माउंटेन बाइसिकल दी।
मैं 10 साल की ही थी जब मैं निक से फेसबुक पर मिली। वो भी माउंटेन बाइकिंग करता था। हम अच्छे दोस्त बन गए। पहले हम ट्रिप्स के बारे में बातें करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। अपने मन की बातें एक दूसरे को यूं ही बता देते थे। जब मैं 11 साल की हुई तब मैं एक चीयर लीडिंग कंपटीशन पे गई। हमारी टीम तीसरी आई और जो नए नए बच्चे थे उनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। मैं और जमकर तैयारी करने लग गई और अगले साल हम जीत भी गए। हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और हमारा रूटीन बहुत ही अनोखा था, तो हम एकदम अव्वल आए। हमारे पास कई अनोखे लोग थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और हम बहुत मेहनत करते थे। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, क्योंकि मेरे लिए तो एम्बुलेंस भी बुलानी पड़ी। मुझे ऐसा लगा था मैं हॉस्पिटल से जल्द निकलना चाहती थी। मेरी टीम को मेरी ज़रूरत थी क्योंकि हमें जीतना था। पर डॉक्टर्स ने कहा कि मैं दोबारा कभी स्पोर्ट्स नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरा दिल कमज़ोर था और मुझे हार्ट फेलियर हुआ था। मेरी माँ पूरा दिन पूरी रात मेरे बेड के साथ बैठकर रोई। कुछ समय बाद हम घर चले गए। डॉक्टर ने और बुरी खबर सुनाई। जब मेरे रिजल्ट्स आए तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना दिल बदलने की ज़रूरत है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देर वेट करी तो मेरा शरीर सर्जरी सरवाइव नहीं कर पाएगा और मैं उसके दौरान ही मर जाऊंगी, और अगर सर्जरी नहीं करी तो वैसे ही मर जाऊंगी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना चाहिए। मैं वेटिंग लिस्ट पे डल गई और एक डोनर की इंतज़ार करने लगी। पैसे भी इकट्ठा करने थे। मेरी माँ ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला डोनेशंस मांगते हुए। मैंने इस सब के बारे में निक को बताया। वो अचानक ही गायब हो गया। हमारी बातें जैसे कभी हुई ही नहीं, एकदम से होनी बंद हो गई। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था मेरे साथ। मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा, पर मेरे लिए ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। सारा टाइम बस हॉस्पिटल के चक्कर, ब्लड टेस्ट, ये वो, और कोई उम्मीद भी नहीं थी। बड़ी ही हैरानी की बात थी कि हमें पैसे बड़ी मुश्किल से कहाँ से कहीं से भी मिल गए, और फिर अचानक से हमें डोनर भी मिल गया। पता नहीं कहाँ से। सर्जरी भी हो गई और हमारी हैप्पी एंडिंग स्टोरी की। मैंने चीयरलीडिंग करनी छोड़ दी पर अपनी साइकिल चलाती थी। नए दोस्त बनाए जिनके शौक मेरे जैसे थे। मेरी जिंदगी जैसे वापस ठीक हो रही थी। बुरे लोग जा चुके थे और अच्छे मेरे साथ थे। पापा दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। मेरी माँ भी अकेली रही। मैं बहुत निराश होती थी ये देखकर कि उन्होंने मेरी माँ की जिंदगी और हमारा परिवार खराब कर दिया। अगर वो होते तो मेरी माँ इतनी अकेली ना होती, और अगर वो होते तो मैं इतनी दुखी ना होती। इतने साल ये बात मुझे बहुत परेशान करती रही और मैं अपने पापा से नफरत करती रही, पर मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। हर जन्मदिन पर मैं उन्हें एक चिट्ठी लिखती थी, उन पर इल्ज़ाम डालती थी कि उन्होंने ये सब किया और कहती थी कि वापस आ जाओ, पर मैं कभी भी ये चिट्ठियाँ लिखकर भेजती नहीं थी। आज मेरा एक और जन्मदिन है। मैं 18 साल की हो गई। इस साल मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब बस बहुत हो गया था। मैं और नहीं कर सकती थी ये। मेरी पार्टी पर मैं खुश थी कि मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे आसपास थे। 10 साल के लिए कोई धोखेबाज मेरे आसपास नहीं थे, और मैंने ये टेबल पर सबको बताया जो भी मेरे जन्मदिन पर आए थे। फिर मेरी माँ खड़ी हुई, उनके हाथ में एक एनवलप था। उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी तोहफा है और कई सालों से मेरी इंतज़ार कर रहा है और मुझे उसे अकेले खोलना चाहिए। मैं समझ नहीं पाई। जब मेरी माँ ने ये सब कहा मैं तो बस इंतज़ार करती रही कि कब पार्टी ख़त्म होगी और सब जाएंगे ताकि मैं उसे खोल सकूं। जब सब चले गए तो मैं अपने कमरे में भाग गई उस एनवेलप को लेकर। उसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, हेलो लीसा, तुम्हारे पापा। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारा 18वां जन्मदिन तुम्हें मुबारक हो। आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझ पर बहुत गुस्सा हो, क्योंकि जो भी हुआ था वो 10 साल पहले अच्छा नहीं था। तुमने कभी मुझे समझाने का मौका नहीं दिया, तो प्लीज़ इस चिट्ठी को अंत तक पढ़ना। ये पढ़कर मैं थोड़ा परेशान हुई, पर मेरी माँ ने कहा था पढ़ने को, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ ही लेती हूँ। फिर मैं आगे पढ़ने लगी। उन्होंने कहा, जब मैं 8 साल की थी तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि वही एक रास्ता था। उसके हाँ आधा साल पहले तुम्हारी माँ और मैंने ये एहसास किया कि हम एक दूसरे से पहले की तरह प्यार नहीं करते। मैं अपनी एक स्कूल की सहेली से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया।
फिर मुझे पता चला कि वो ब्लड कैंसर के कारण मर रही है, तो मैं उसके साथ बहुत समय बिताना चाहता था। तुम्हारी माँ और मैंने ये फैसला किया था कि हम अलग तब होंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी, पर ये ब्लड कैंसर के कारण सब बहुत जल्दी होने लग गया और तुम ये समझने को तब तैयार नहीं थी। मैं जानता था कि तुम छोटी हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें परेशान नहीं किया और तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करता रहा। तुम्हें 10वें जन्मदिन की बाइक याद है? और निक, जिस लड़के से तुम बात किया करती थी, माफ करना पर वो मैं था। हाँ, मुझे नाटक करना पड़ा, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। तुम्हारी माँ ये बात जानती थी। उन पर गुस्सा मत होना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे हर कंपटीशन को देखने आता था और जब तुम हॉस्पिटल गई मैं तब भी वहीं था। तुम्हारी माँ और मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू करे सर्जरी के लिए। मैंने अपनी गाड़ी, अपना घर सब बेच दिया। मैं फिर से अपने किसी बहुत करीबी प्यार करने वाले को नहीं खो सकता था। मेरी स्कूल वाली सहेली मर चुकी थी, अब मैं ये दोबारा नहीं देख सकता था। तुम्हारी माँ तुम्हें अपना दिल देने वाली थी, पर मैंने फैसला किया कि वो मेरा दिल होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो। हाँ लीसा, तुम्हारी सर्जरी में जो दिल तुम्हें दिया गया, जो इस समय तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, वो मेरा है। इसीलिए निक तुमसे बात नहीं कर रहा और इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आता। इस तरह से मैं तुम्हारे करीब हो गया और मैं हमेशा यही चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूं। आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा। पढ़कर मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। ये सारे साल मैं कितनी गलत थी। पापा मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं उनकी बात ही नहीं सुन पाई। गुस्से में चिट्ठियाँ लिखती रही जो वो पढ़ भी नहीं सकते। काश मैंने उनसे एक बार बात करी होती। काश वो मुझसे प्यार करते थे और मैं ही उन्हें दूर करती गई। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं कैसे नहीं देख पाई कि वो कितने अच्छे थे। अब मैं बीता हुआ कल से नहीं बदल सकती और अपनी बची हुई ज़िंदगी गुस्से में नहीं बिताना चाहती। मैं एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं अपने पापा से बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया। थैंक यू पापा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। क्या तुम कभी अपने परिवार वालों पर इतना गुस्सा हुए हो कि बहुत समय तक उसे छोड़ ही नहीं पाए? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, तो मैं बहुत खुश होंगी। आशा करती हूँ तुम्हारा दिन अच्छा रहे।